डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 7 से इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन 1 to 5 मिलेगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा, पूरे कैलकुलेशन के साथ मिलेगा। एक एक बातें बताऊंगी, इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो को ओपन करें और देखें और एक एक बात को सुने, ध्यान से सुने, समझें, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और कॉन्सेप्ट एक बार ही आपने पकड़ लिया ना तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हिला नहीं पाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको डरा नहीं पाएगा हर एक क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है बच्चों, साइंस है ये। आप रट के इसका काम नहीं चला पाएंगे, इसलिए समझना बहुत 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 ज़रूरी होता है। तो समझिएगा सारे क्वेश्चंस को, तो थोड़ा समय देकर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर कर लीजिएगा अपने ग्रुप में। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो पक्का कर दीजिएगा, उसके लिए एडवांस में धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग क्या है। लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर in a sealed container at a fixed temperature, the volume of container is suddenly increased। देखिए पहले तो क्या है, आपका कंटेनर सील्ड है यानी पैक्ड है। पैक्ड है मीन्स कि उसका आपने अभी क्या जब काम शुरू किया है करना उस टाइम उसका वॉल्यूम एकदम फिक्स है। ठीक है, और टेम्परेचर भी फिक्स करके रखा है क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। क्यों, क्या लिखा है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था, हिंदी में उसे कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि दोनों जो प्रोसेस होता है इवापोरेशन का और कंडेंसेशन का, वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ चुका है, यानी कि बराबर इस अवस्था में है। ठीक है, तो अब कहता है कि अगर आपने कंटेनर का यानी अपने बर्तन का वॉल्यूम बढ़ा दिया अचानक से, तो क्या असर पड़ेगा। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन द वेपर प्रेशर। यानी जैसे ही आपने अपने कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाया तो वेपर प्रेशर पे इनिशियली क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि मान लीजिए जब मैंने काम शुरू किया तो मेरा ये बर्तन था, ये वॉल्यूम था। इसका वॉल्यूम मतलब आप जानते हैं ना, जिसका आयतन मतलब उस गिवन एपरेटस में, कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है, वही उसका आयतन होता है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मैथमेटिकल टर्म में बोले तो, है ना। तो ये बिफोर है। बिफोर मतलब कि जब आपने पानी लिया, ठीक है, ये पानी है नीचे, ऊपर वेपर है और ये सील्ड है बर्तन पैक किया गया है। ठीक है, तो एक समय आता है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, जब यानी कि लिक्विड का इवापोरेशन और फिर से उसका कंडेंसेशन एकदम बराबर पे पहुंच जाता है और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। अब आपने कहा, आपसे कह रहा है कि आप क्या करो, इस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दो। वॉल्यूम मतलब साइज बढ़ा दो, यानी कि वॉल्यूम बड़ा कर दो, साइज बढ़ा दो, लेंथ ब्रेथ हाइट जो होता है उसको बढ़ा दो। तो आप या तो उसको ऐसे बढ़ा सकते हैं या तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कैसे भी बढ़ाइए बर्तन को, इसलिए मैंने दोनों ही जगह आफ्टर लिखा है कि मान लीजिए बिफोर ये था, आफ्टर मान लीजिए बर्तन को आपने लंबाई में बढ़ा दिया, किसी ने बर्तन को चौड़ाई में बढ़ा दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। और हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि जब तक आप इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है एक बारी, तो इसको डिस्टर्ब करने का अर्थ होता है या तो आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, या तो आपने प्रेशर बढ़ा दिया, या तो आपने टेम्परेचर पे कुछ कर दिया। तो इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ पे अगर आपने कुछ काम किया तो फिर से इक्विलिब्रियम अटेन होने का बात बनता है। यानी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो चुका था, अगर आपने कुछ भी डिस्टर्बेंस किया तो फिर से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए मूव करेगा, और वैसे मूव करेगा जैसे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। ये आपने समझ लिया। ये हमेशा ये इस बात को पहले नंबर क्वेश्चन पे नोट करके रखिए कि इक्विलिब्रियम एक बार ही अटेन हो गया, और अगर आपने उस इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब किया, यानी डिस्टर्ब करने का मतलब उसको हिलाना डुलाना नहीं है, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर पे कुछ आपने असर डाला है, तो उसको कहते हैं कि इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब किया। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो फिर से वो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए प्रोसेस करता है। ये आपने समझ लिया। तो देखिए अब आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर क्या होगा, उसको जगह ज़्यादा मिल जाएगा, वेपर को जगह ज़्यादा मिल जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर द वेपर प्रेशर विल इनिशियली डिक्रीजेज बिकॉज द सेम अमाउंट ऑफ वेपर आर नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज स्पेस।
यानी कि इनिशियली आप क्या देख रहे हैं कि अगर आपने सिर्फ इसको बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया कंटेनर का, तो इतना ही वेपर है, क्योंकि उसी समय की बात है, एट दैट मोमेंट है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी देर रुक जाएंगे तो फिर से वो अपना इक्विलिब्रियम रीगेन कर लेगा। बात आ रही समझ में? इसीलिए यहाँ पे लगता है इनिशियली, कि जैसे ही मैंने वॉल्यूम बढ़ाया उस समय का इफेक्ट बताइए, क्योंकि अगर थोड़ी देर आप रुक जाएंगे ना तो ये सिस्टम है ऐसा कि ये खुद से खुद फिर से इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ वर्ड लिखा गया है बार बार इनिशियली, इनिशियली। ओके, समझ में आ रही बात? तो ये चीज़, तो चलिए ये हो गया कि इनिशियली अगर आपने बढ़ा दिया तो इतना ही वेपर है मेरे पास, और इसको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए, जिसके कारण क्या होगा, इनिशियली वेपर आर नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज स्पेस, यानी कि यहाँ पे वेपर प्रेशर इनिशियली क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जगह बढ़ गया, इतना ही वेपर को लगाना है अपना प्रेशर, इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनिशियली डिक्रीज कर जाएगा अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो। आई होप कि आपने समझ लिया। एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों, जहाँ भी ये क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये आपके दिमाग में पहले से कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक जगह पे साम्य अवस्था का बनना, यानी रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो एक ही रेट में होने लगता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो दोनों के दोनों बराबर हो जाता है। और जब भी आप कुछ भी चेंजेस लाओगे तो फिर से सिस्टम वो रीगेन करता है। इसलिए यहाँ पे ये सारी बातें ध्यान रखना है कि इनिशियल लेवल पे ही डिस्टरबेंस होता है, आफ्टर सम टाइम वो फिर से रीगेन कर जाता है इक्विलिब्रियम। क्लियर? चलिए क्वेश्चन बी पे आते हैं। इसके क्वेश्चन बी में क्या कहता है, सो देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, सॉरी क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ डू रेट्स ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। अब देखो यहाँ पे क्या है, इवापोरेशन और कंडेंसेशन दे दिया, तो यहाँ तो आप ये समझते हो कि इवापोरेशन सिंपली क्या हुआ, वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, और फिर से वेपर का वाटर में कन्वर्ट होना, कंडेंस हो गया, यही होता है इवापोरेशन और कंडेंसेशन। क्लियर? इतना तो आप जानते हैं। तो चलिए, अब ये बोल रहा है कि आपने जो काम किया है उससे रेट ऑफ कंडेंसेशन और इवापोरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। आपने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ाया है ना, इनिशियली वॉल्यूम बढ़ाया है, तो वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्पेस लिक्विड को मिलेगा इवापोरेट होने के लिए। मान लीजिए यहाँ मेरा लिक्विड को इतना जगह मिल रहा है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, यहाँ से ये लिक्विड है मेरा, यहाँ इतना इतना जगह, जबकि यहाँ छोटा सा जगह मिला था, स्पेस कम था, वॉल्यूम बढ़ा दिया हमने तो क्या हो गया, हमारा ज़्यादा जगह मिल जाएगा इसको इवापोरेशन के लिए। तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बढ़ जाएगा इनिशियली, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन आपका इनिशियली घटेगा। ठीक है, तो देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर द रेट ऑफ इवापोरेशन विल इंक्रीज initially because now more space available. Since the amount of vapor per unit volume decreases on increasing the volume, therefore the rate of condensation will be decreased initially. Clear? क्यों? क्योंकि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन, और कुछ देर के बाद फिर यही रेट बराबर हो जाएगा और फिर से यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत? चलिए अब सी नंबर पहले पढ़ लेते हैं। What happens when equilibrium is restored? देखिए फिर से restored हो गया finally, and what will be the final vapor pressure? अब आपसे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम फिर से restored होता है finally, and what will be the final vapor pressure? तो final vapor pressure क्या होगा। अब यहाँ देखिए, आपने ये क्वेश्चन का ये पार्ट फिक्स है कि वो आपने बढ़ाया क्या है, वॉल्यूम बढ़ाया है, कंटेनर का क्या बढ़ाया है, वॉल्यूम बढ़ाया है, और कुछ नहीं। यहाँ टेम्परेचर आपने फिक्स रखा हुआ है, जो बात यहाँ लिखा है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो टेम्परेचर फिक्स है, सिर्फ वॉल्यूम आपने बढ़ाया है। अब देखते हैं आगे। तो देखिए, फाइनली इक्विलिब्रियम विल बी रीस्टोर्ड व्हेन द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेसेस बिकम इक्वल। ये आपको जान के रखना है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हाउएवर द वेपर प्रेशर will remain unchanged because it depends upon the temperature and not upon the volume of container.
वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और उसको आपने फिक्स रखा हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फिक्स्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चूंकि फिक्स्ड है और एक बार इक्विलिब्रियम रीगेन कर लिया तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर पे किसी भी प्रकार का असर नहीं होगा, वो रिमेन अनचेंज्ड रहेगा। बात आई समझ में, रिमेन अनचेंज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है। यानी वॉल्यूम पे जो आपने डिस्टरबेंस किया था उसको उसने फिर से बराबर कर दिया, अपना बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो गया, और टेम्परेचर तो फिक्स है ही तो कोई फर्क पड़ना है नहीं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर रिमेन अनचेंज्ड रह जाएगा। होपफुली आपने क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 7.2 देखते हैं क्या है हमारा। व्हाट इज केसी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन दिया हुआ है आपके बुक में, ये रिएक्शन है जैसे लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है सारे का, जो भी इसमें रिएक्टांट है, जो भी इसमें प्रोडक्ट है। इस तरफ जो होता है मेरे बच्चों, ये जो इधर लिखा जाता है वो रिएक्टांट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। और इक्विलिब्रियम के केस में अगर रिवर्स चलेंगे आप तो ये रिएक्टांट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में पॉसिबल होता है दोनों तरफ का रिएक्शन होता है, बैक फॉरवर्ड रिएक्शन जो इधर से इधर होता है, और जो उल्टा होता है उसको रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू दिया हुआ था, मैंने इसे पहले लिखा नहीं था, बाद में मैंने देखा कि ये है तो इसको लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए, अब पहले इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं बनाना है। आप इसको डायरेक्ट कैसे बनाओगे जब कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, इस पे होता क्या है, काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको डायरेक्ट नहीं बनाएंगे हम लोग, पहले समझेंगे कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्योंकि जब एक बार उसको समझ लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी हमें। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक कोई रिएक्शन है इस तरीके से जो कि इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पे ये जो निशान है ये इक्विलिब्रियम का ही निशान है, ये जो निशान आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम का निशान है। ठीक है, तो देखिए केसी बराबर होता है रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टांट। ठीक है, और ये ए बी सी जो देख रहे हैं ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो इसके ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, आर द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टांट एंड प्रोडक्ट। यानी इक्विलिब्रियम की अवस्था में, यानी जब इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है ये रिएक्शन, उस वक्त सी और डी, बी और ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यानी उसकी मात्रा क्या है, वही बता रहा है यहाँ पे ये टर्म। बात आई समझ में। एट इक्विलिब्रियम, हर एक बात को ध्यान से समझना होता है। आर द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ये कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद का ये कॉन्सेंट्रेशन है, जब आपने इक्विलिब्रियम अटेन किया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, जहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी इधर से इधर बनने का प्रोसेस वही बड़ा उतना ही होगा, उतना ही तेजी से होगा जितना कि इस तरफ से इस तरफ आने का प्रोसेस होगा। बात आ गई समझ में। अब उसी तरीके से चूंकि मैंने यहाँ ये बता दिया अब आपको, तो आप भी कर सकते हैं फॉर गिवन रिएक्शन, जो आपका रिएक्शन दे रखा है आपके बुक में, ये वाला ये दे रखा है ना, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, गैस गैस लिखा है, इसका भी यूज होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखेगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे केसी बराबर डायरेक्ट मैंने लिखा SO3 पे 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 दे रखा है। इसके आगे चूंकि कुछ नहीं है तो ये अकेला रह जाएगा, इसके आगे 2 है इसलिए इसका भी 2 चढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कर दिया SO3 2, और नीचे हो गया SO2 का 2, और O2 पे कुछ था नहीं, रख दिया। सारा वैल्यू दिया हुआ है डियर, यहाँ पे जितना भी है सारा वैल्यू पुट करके आपने बना लेना है। वैल्यू पुट किया आपने, कर दिया, उसके बाद 1.9 को मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, देखिए आप ध्यान से, इसको मैंने किया है यहाँ, तो 3.61 आया। सारा कैलकुलेशन जहाँ भी आप देखें, अगर मैं बोलना भूल जाऊँगी आपको कि ये कैलकुलेशन मैंने किया है, तो आप समझना कि मैं ऐसा घेराबंदी कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि कैलकुलेशन ऐसे किया है मैंने, ऐसा नहीं, गलतियाँ मेरे से भी हो जाती हैं कहीं कहीं पे, वो दिखेगा आपको आगे। वो 3.61 है। ठीक है, आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, 0.6 को करने पर ये 0.36 आया, जिसको फिर मैंने 80.82 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल जितना आया। तो चूंकि यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद बैठाना होगा हमें डिसमिल, तो यहाँ डिसमिल हमने पुट किया।
अब इतना चीज़ आ चुका था मेरे पास, अब मुझे इसको इससे डिवाइड करना था, तो डिवाइड किया है मैंने। तो मेरा यहाँ देखिए 12.23 m आया, उसे आप मोल पर लीटर लिख सकते हैं। ये मेरे से रिपीट हो गया था, एक ही चीज़ 2 बार लिख दिया था, ठीक है, इसलिए इसको काट दिया है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एट सर्टेन टेम्परेचर, यानी सर्टेन गिवन टेम्परेचर लिख दे, सर्टेन टेम्परेचर लिख दे, फिक्स्ड टेम्परेचर लिख दे, एकदम समझ जाइए फिक्स है टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर यानी मैंने आपको बता दिया इतने टेम्परेचर पे, ठीक है। एंड certain temperature and total pressure of 10 to the power 5 Pascal, iodine vapors contains 40% by volume of iodine atoms इन द इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या दे रखा है, देखिए ये इक्विलिब्रियम दे रखा है आपको I2 गैस, ये क्या हो गया मॉलिक्यूल, ये क्या हो गया एटम, I जो है एटम, ये क्या है मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये दोनों गैसेस स्टेट में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझिए इसको, कैलकुलेट केपी फॉर द इक्विलिब्रियम। केपी निकालना है, केसी तो निकालना आपने सीख लिया पीछे, केपी निकालना है। आप पी तभी निकलता है जब सारा का सारा गैसेस स्टेट में होता है, तभी पी निकल सकता है, ठीक है ना। तो देखिए टोटल प्रेशर यहाँ दे रखा है, टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम, आयोडीन एटम यहाँ पे ये देखिए क्या दिया है 40% बाई वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम्स, ठीक है, एटम्स का दिया हुआ है। तो क्या करना होगा हमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स निकालने के लिए 40% है, यानी 100 में 40 है, तो 40/100, और टोटल कितना है मेरा 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन कितना निकल गया 0.4, जैसे ये काट दीजिए 0.4 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल हो गया आपका, ठीक है। उसी तरीके से फिर आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल की बात करेंगे। अब अभी तक हमने क्या किया एटम का किया, अब हम क्या करेंगे मॉलिक्यूल का करेंगे। तो देखिए जब 40% मेरा एटम है, ओबियस है कि 60% क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो 60, क्योंकि 100 की बात है, 100 में 40 अगर एटम है तो 60 बचा हुआ कौन होगा मॉलिक्यूल होगा। तो 60/100 किया, इसको कर दिए इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, तो यहाँ पे इतना वैल्यू आ गया आपका। अब चूंकि रिएक्शन आपका ऐसा दे रखा था, फिर से इसको लिखा मैंने यहाँ पे, तो Kp इक्वल्स टू हो जाएगा Pi, ये पावर चढ़ जाएगा, सिर्फ जो आपने वहाँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के किया ना, बस उसको हटा के P कर देना है, बाकी सारा खेल सेम है, सिर्फ वो वाला चीज हटा के ऐसे कर दिया। तो P यहाँ पे पार्शियल प्रेशर शो कर रहा है, P पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम, चूंकि इसके आगे 2 है तो यहाँ 2 चढ़ गया, और पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल। तो बस पार्शियल प्रेशर आपने एटम का निकाला है, मॉलिक्यूल का निकाला है, दोनों को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि ये 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में 2 है इसलिए इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5, और नीचे तो एक ही बार है तो 0.6 इंटू 10 टू द पावर 5, तो 10 टू द पावर 5 से एक 10 टू द पावर 5 को काट दिया तो एक ही ना बच गया, और 1 डिसमिल को 1 डिसमिल से हटा दिया, तो अब यहाँ पे 1 डिसमिल बचा हुआ है सिर्फ ऊपर में यहाँ पे, तो ये 4 जा 16, 1.6 हो जाएगा ना, तो 1.6 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे देखिए तो इस डिसमिल को हटा के फिर यहाँ 10 लिखा है, इसी डिसमिल को हटाया है तो यहाँ 10 लिखा, ठीक है। सब समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान से खाली सुनते जाइए। 10 टू द पावर 5 ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट था मेरे पास, तो 16/6 हो गया, और ये जो है इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 5 -1, यानी कैसे होता है 10 का मतलब क्या है 10 के पावर 1 मान सकते हैं ना, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। तो 16/6 10 टू द पावर 4 हो गया आपका, और 16/6 यहाँ पे देखिए मैंने किया है 6 से 16 को डिवाइड किया है, तो 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 6 में से 4 गया, सॉरी 6 में से 2 गया 4 आ गया, तो यहाँ पे फिर मैंने डिसमिल बैठाया तो 40 हो गया, फिर 6 6 जा 36, और उसके बाद आगे इसी तरह से बढ़ता जाएगा, तो 2.66 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल हमारा आंसर Kp आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, कहीं मेहनत है, बस कैलकुलेशन करते वक्त, बस नहीं हमें आता है, बहुत माहिर नहीं है हम कैलकुलेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ तोड़ के करेंगे, क्या ही दिक्कत है ना, तोड़ के कीजिए। ये स्क्वायर था, मैंने आपके लिए इसको तोड़ा है, अब मैं डायरेक्ट भी 4 4 जा 16 करके यहाँ पे काम चला लेती, इसको मैं आपको दिखा देती कि ये 5 2 जा 10 हो गया, लेकिन सिर्फ ये पर्पस नहीं है कि मैंने बना दिया, पर्पस ये है कि मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ जाए कि ये बना आखिर कैसे,
ठीक है। तो ये सिंपली इतने तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी है तो फटाक से लाइक कीजिए, कमेंट करिए, मैम ऐसे ही पढ़ाया कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम स्टार मार्क के समझिएगा इसे। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना, एक्सप्रेशन लिखना है किसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, गिवन रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन हमें दे रखा है ऐसे करके, और इसका लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, के सी बराबर, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है ना पीछे, बस उसी को फॉलो करते हुए बनाना है। ऊपर क्या होता है, प्रोडक्ट का होता है, नीचे रिएक्टेंट का। तो बस कीजिए ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा कंसंट्रेशन के लिए, NO लिखा आपने, इसके ऊपर डाल दिया 2, ठीक है, और फिर Cl2 लिखा, और इसके ऊपर चूंकि कुछ नहीं है इसलिए इसे छोड़ दिया, डिवाइडेड बाई NOCl, इसके ऊपर 2, हो गया, बन गया, लिख दिया, काम खत्म। आप चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा, तो ये भी घबराइएगा नहीं, NO गैस, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा, तो वो भी मेंशन किया जा सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे आप दिमाग में, मैं इसलिए दोनों तरीके से आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। NOCl, चूंकि ये भी गैस है तो ऐसे लिखा, और इसके ऊपर ऐसे कर दिया, बस मतलब गैस सॉलिड जो है उसको मेंशन करके भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट को समझेंगे फिर से। इसको देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो लिख लीजिए जो है दिया हुआ प्रोडक्ट जो है आपका, और फिर रिएक्टेंट जो है, तो Kc बराबर हो गया मेरा कितना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuO सॉलिड के पावर 2, ठीक है। फिर मेरा क्या है, NO2 गैस पावर 4, फिर क्या है इसका O2, चूंकि इसके पास कोई पावर नहीं है इसलिए ऐसे ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका कितना, CuNO3 होल ट्वाइस, सॉलिड है ये, इसके पावर कितना, 2। अब देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है, इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, जब भी सॉलिड में दिया हो कॉन्सेंट्रेशन तो वो कांस्टेंट हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर किसी भी तरह से सॉलिड, पैरेंथेसिस में आपको सॉलिड लिख देता है, ब्रैकेट में सॉलिड, तो आप समझना कि वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपके NCERT बुक में भी दिया है, आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी बुक से जब ना, एक एक बात बताऊंगी, ठीक है। ये हो गया कांस्टेंट, तो जहाँ भी सॉलिड है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो बच जाएगा वही हमारा Kc के लिए वैल्यू हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, देखिए अब आपका बचा क्या, Kc बराबर क्या बच गया, ये तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये भी सॉलिड है ये भी कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या, NO2 गैस 4 O2 गैस, दैट्स ऑल, हो गया, काम खत्म, ठीक है। बस समझना है आपको, बस यहाँ पे आपने समझ लिया आज के डेट में कि अगर मेरे गिवन रिएक्शन में सॉलिड है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में दे सकता है आपको, दे देगा ये रिएक्शन और बोलेगा विच वन इज करेक्ट, Kc इक्वल्स टू इतना दे देगा, Kc बराबर इतना दे देगा, तो आप जानेंगे तब ना कि Kc बराबर, अब कुछ बच्चे को लगेगा कि ये सही है क्योंकि भैया ये तो प्रोडक्ट है, नीचे रिएक्टेंट है, तो यही ना सही होगा, लेकिन नहीं, सही ये होगा, क्यों, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए कि जहाँ भी सॉलिड वाला है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसको वहाँ पे लिखना नहीं रहता है, ठीक है। हटा देते हैं उसे, यहाँ पे काम हो गया हमारा ख़त्म, और कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बनाएंगे इसको, ठीक है, नेक्स्ट बनाइए। तो देखिए Kc बराबर आप लिखेंगे, Kc बराबर कितना है, जो है लिखिए, कॉन्सेंट्रेशन CH3COOH aqueous है, ठीक है, ख़त्म, प्लस नहीं करेंगे, C2H5OH एक्वस कर दिया, डिवाइडेड बाई किससे, तो CH3, इस रिएक्शन को पहचान रहे होंगे आप लोग, क्या है ये, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है ये, तो हर एक केमिस्ट्री एक दूसरे से जुड़ा होता है, इसलिए ध्यान से सभी को पढ़ते हैं हम लोग, H2O लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाटर लिक्विड में है तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट जब हो जाएगा तो फिर आपका बचेगा क्या, CH3COOH, बस कुछ बात, जैसे इसको मैंने आपके सामने कैमरा पे बनाया है इसलिए ताकि आपको ये सारी बातें बताई जा सके कि देखिए भैया सॉलिड है तो वो कांस्टेंट है, वाटर है तो उसका आप कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप इसी को लिख लिया वैसे करके, जो बच गया उसको लिख दीजिए, हो गया, ठीक है। चलिए इतना हो गया हमारा,
C2H5O aqueous। अपने से इसको बनाइएगा, अपनी बुक से देख के मेरी बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए और बनाइए। अब ये है तो इसको भी फिर आप करिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, KC बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये है मेरा टर्म ऊपर वाला, तो FeOH होल थ्राइस सॉलिड है, समझ गए आप, सॉलिड आ गया आपके पास। Fe3 प्लस aqueous प्लस 3OH माइनस, अच्छा इसको ऐसे करना पड़ेगा ना, ऐसे, हाँ ये 3 नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा aqueous, ये 3 ऊपर चढ़ जाएगा, है ना, ये आगे है 3 तो ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ये तो चूंकि सॉलिड है तो कांस्टेंट हो गया, यानी 1 हो गया, 1 ले लेंगे, कांस्टेंट मतलब 1 मान लीजिए आप, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना CuO सॉलिड है तो कांस्टेंट इक्वल्स टू 1 मान लेंगे इसको आप, ठीक है। तो यहाँ 1 मान लिया हमने, तो 1 बाई बचा क्या आपके पास, Fe3 प्लस aqueous और ये बचा OH माइनस aqueous पावर 3, यही आपका हो गया KC बराबर, ठीक है। KC बराबर ये हो गया हमारा। अब इसके KC में देखते हैं क्या है, KC बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ढंग से लिखना होता है थोड़ा ध्यान से। IF5 लिक्विड है, इस पे 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई I2 सॉलिड, ठीक है, और F2 गैस पावर 5, इतना हो गया मेरा। तो फिर क्या हो गया, IF5 लिक्विड, ये 2, और चूंकि ये सॉलिड है तो इसलिए इसको 1 कर देंगे, तो ये बचा मेरा क्या, F2 गैस 5, यही हमारा हो गया, बन गया। आगे आपके समझ में, तो ये पांचों आपने बना लिया ना, तो समझ जाना कि आप कहीं भी कोई भी इक्वेशन दे के KC का बोलेगा आपको कि एक्सप्रेशन लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो आप फटाक से लिख दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ KC। KC का वैल्यू निकालना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ KP, यानी KC का वैल्यू निकालिए। गिवन इक्विलिब्रियम जो दे रखा है आपको, उसमें KP का वैल्यू पता है, KP का वैल्यू आपको दे दिया, अब KC का वैल्यू निकालना है। इट मीन्स कि KP और KC में कुछ तो रिलेशन होगा ही होगा, तो उस रिलेशन को पहले फटाक से समझेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो कहा कि KP दे रखे हैं, KC निकालिए, ठीक है। तो A और B करके इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहले A बनाएंगे, 2NOCl गैस, इक्विलिब्रियम का निशान है 2NO गैस Cl2 गैस, ओके। KP का वैल्यू दे दिया और टेम्परेचर भी आपको 500 केल्विन दे दिया, ओके। तो रिलेशन पहले जान लीजिए कि KP बराबर होता है KC/RT डेल्टा N, KP इक्वल्स टू KC/RT डेल्टा N, ये मैंने पढ़ाया है आपको, जहाँ मैंने इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ना, वहाँ पे मतलब बनाना सिखाया है, ठीक है। अगर उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी, आपको मन होगा देखने का समझने का तो देख लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे इसको ध्यान से समझ लीजिए। KP बराबर KC/RT डेल्टा N, तो यहाँ पे डेल्टा N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। समझिए, गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट का जो डिफरेंस आता है वही यहाँ पे डेल्टा N होता है, ठीक है। तो KP का मान दिया हुआ है, डेल्टा N कितना हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो मेरा यही है ना, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, और यहाँ पे कितना 2 हो गया, तो डेल्टा N कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1 हो गया। R का वैल्यू कांस्टेंट होता है ना, R का वैल्यू कांस्टेंट होता है, दैट्स वाई इस कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना होता है हमें, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ओके। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 500 केल्विन। अब आपका रिलेशन, चूंकि मैंने आपको अभी बताया कि KP बराबर KC/RT डेल्टा N, तो KC निकालना है ना मुझे, तो KC को हम यहीं पे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइडेड बाई इसके हो जाएगा, तो वही यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया है, KC बराबर KP/RT डेल्टा N, बस सारे वैल्यू को पुट कर दिया, KP का वैल्यू पुट कर दिया, R का वैल्यू पुट कर दिया, T का वैल्यू पुट कर दिया। चूंकि डेल्टा N मैंने 1 निकाला है इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया, घबराइएगा नहीं कि क्या लिखी है मैम, 1 है, डेल्टा N का वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद काटिएगा, सारा कुछ कट जाएगा। देखिए अगर आपको ये समझना है कि कैसे कट रहा है, तो देखिए एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कट गया,
पर केल्विन से ये केल्विन कट जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास बचा पर मोल लीटर, यही जब ऊपर जाएगा तो मोल पर लीटर हो जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है मोल, चूंकि ये नीचे है ना तो ये ऊपर जाएगा तो मोल पर लीटर, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, 1.8 है, 10⁻⁻2 है, और ये आप देख रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई करना है लाके यहाँ पे। तो देखिए मैंने भी मल्टीप्लाई किया था, 2 बार ही गलत हो गया है मेरे से। देखिए यहाँ 1.8 × 10⁻², और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आना था 4105, ठीक है। ये क्या है, 4105 है। यहाँ पे भी मैंने 4105 कर दिया है, आपके सुविधा के लिए फिर से इसको अच्छे से लिख देती हूँ, 4105, ठीक है। तो इतना हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ाते हैं गलत नहीं होता, ऐसी बात नहीं होती है, गलती हो जाती है मल्टीप्लिकेशन के समय। अगर थोड़ा सा भी दिमाग भटक गया आपका, अब यहाँ होना था 8 5 40 और कुछ और ही मैंने एक सोच लिया, ठीक है, तो उसके हिसाब से गलत हो गया। तो फिर से मेरा नहीं आ रहा था सही तरीके से, तो फिर से मैंने रीचेक किया उसे और सही किया। तो ऐसे ही आपको भी करना है बच्चों। तो यहाँ पे समझ गया, हो गया। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, किसी को भी प्रैक्टिस से ही आता है। तो यहाँ पे 4105 हो गया। नाउ आप करेंगे इसको इससे डिवाइड किया तो आपके सामने आ गया इतना 0.0043 × 10⁻⁻1, क्योंकि ये 10⁻⁻1 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो मैंने इस डिसमिल को हटाया, तो डिसमिल हटाया तो 1 2 3 4, तो 4 0 बैठाया। चूंकि मुझे एक अंक के बाद डिसमिल बैठाना है तो मैंने 1 0 को यूटिलाइज किया डिसमिल बैठाने में, बाकी का बचा ये 3 0 ऊपर आ गया। तो 10⁻³ तो हो गया 4.3 × 10⁻⁻4। आपको समझ में आया। थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा लगेगा, इरिटेशन होगा देखते वक्त, लेकिन आपको ये चीज़ बताना ही था बच्चों। चाहती तो मैं इस पेज को बदल देती, दूसरा पेज यूज करती, दूसरे पेज में बना लेती, आपको पता चल जाता है कि भैया मैम तो एकदम झकास बनाती हैं, फटाक गलत नहीं होता इनका। तो ऐसा नहीं है, आपको इस बात को, इस सत्य को समझाना है कि गलतियां हो जाती हैं तो गलतियों को सुधारना होता है। इसलिए मैंने इसको नहीं हटाया, इसको ऐसे ही रखा कि क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि गलतियां होती हैं, मैं आपको आगे पता चलेगा, देखेंगे आप। तो यहाँ देखिए दिखा दिया मैंने आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ गए ना आप लोग कैसे हुआ। इससे 4105 यानी 4105 से 18 को डिवाइड करोगे तो इतना आएगा आपका। और इसका चूंकि इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 4.3 × 10⁻⁻1 था, और ये 3 बचा हुआ ऊपर चला गया, ये हो गया। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो देखिए इसका बी पार्ट ऐसे दिया हुआ था, CaCO3 सॉलिड और CaOS, और ये ठीक है Kp बराबर दिया हुआ है, और केल्विन देखिए कितना बड़ा दिया है, 1073 केल्विन, ठीक है। चलिए तो पहले यहाँ पे डेल्टा एन देखिएगा, डेल्टा एन क्या है। तो देखिए पहले क्या है, डेल्टा एन होता है किसका, प्रोडक्ट का जो होता है उसका, लेकिन गैसियस स्टेट का, इसलिए वहाँ मैंने पूरा लिखा है बड़ा सा लिख के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे मेरा गैसियस प्रोडक्ट कौन है, सिर्फ CO2 ही है ना, तो यहाँ पे 1 हो गया। और चूंकि रिएक्टेंट तो गैसियस है ही नहीं इसलिए 0 हो गया, तो 1 - 0 यानी 1 हो गया। इसलिए हर एक बात को मैंने शुरुआत में जितनी बातें कही है ना, हमेशा कहती हूँ, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है बोलते वक्त, बट ध्यान रखना बच्चों, जब कभी भी मेरे क्वेश्चंस वाले वीडियो आप वॉच कर रहे होते हैं तो एक एक काम को देखिए, एक एक बात को देखिए, ताकि वो सारी बातें समझ में आपको आ जाएगी। तो यहाँ पे गैसियस की बात थी तो इसलिए समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। R बराबर दिया है, T बराबर दिया है, ये तो आपने अभी पीछे देखा ही है, सारा वैल्यू पुट कर दिया यहाँ लाके पुट किया। ये इसको देख के घबरा मत जाना, ये डिसमिल हटा है तो यहाँ बैठा है 4 0, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, इतना आ गया है, ठीक है। इस 4 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 167,000 इतना आ गया। अब देखिए आपको दिखेगा, इस साइड में आपको दिख जाएगा कि सारा कैलकुलेशन मैंने किया है, कैलकुलेटर का यूज नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे किया, ठीक है। उसके बाद इससे इसको डिवाइड करना था तो लेके आए, तो इसको 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि दिख रहा है हमें कि अगर इसको 2 टाइम भी करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम लिया, इतना आया। तो डिसमिल बैठाया तो 0 ले लिया यहाँ पे। फिर 8 से किया, देखिए 9 से किया है मैंने पहले,
9 से मैंने करने की कोशिश की पहले, तो 9 से यहाँ 79 आ रहा था, जबकि यहाँ पे 78 ही था। तो ये समझ में आ गया कि 9 से नहीं जाएगा तो 8 से जाएगा। तो 8 से किया तो इतना आ गया, फिर इतना आया, तो ओबियस है इतना आया है तो आप 79 मतलब 9 टाइम तो जाएगा ही ना, इतना अंडरस्टैंडिंग होता है। तो 9 टाइम जाएगा तो 1.89 मोल पर लीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने 7.5 तक पढ़ा है, अभी सीखा है, और उम्मीद करती हूँ आपने सारी बातों को सीखा होगा। मैंने मतलब पूरी कोशिश की है एक एक छोटी छोटी बातों को बताने की आपको। तो दिमाग में कोई भी प्रश्न है ऐसा कुछ कि मैम इस तरीके से नहीं, ऐसे वीडियो को होना चाहिए था, हम ऐसे समझ में आता है, तो वो बातें आप लिखना, क्योंकि अभी तो मैंने 5 ही क्वेश्चन बताए हैं ना, अभी 70 क्वेश्चन पढ़ाना है, ठीक है। तो उस आपकी बातों को दूसरे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर सकूं, इसके लिए आपसे कह रही हूँ कि आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।